मैं हूं प्रियंका संभव। हेलो मनी 9 पे हर दिन हम दिन में 2 से 3 बजे आपके साथ जुड़ते हैं लाइव। पर्सनल फाइनेंस से लेकर के बीमा, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, इन सब पर बात होती है। लेकिन आज बात होने वाली है साइबर फ्रॉड पे। और इस टॉपिक को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि हाल के दिनों में 2 ऐसी खबरें आई जिसने हमें हिलाकर रख दिया। पहला मामला हैदराबाद से, जहां पुलिस ने डेटा चोरी के एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। अब कितना डेटा इनके पास था, ये सुनकर आपकी भी जो आंखें वो खुली की खुली रह जाएगी। देश के करीब 67 करोड़ लोगों का डेटा इनके पास मिला है। जरा सोचिए, ऐसा देश जहां एडल्ट पॉपुलेशन ही 91-92 करोड़ की, वहां 67 करोड़ लोगों का डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ, सेंध लग गई है। और कैब चलाने वाली ऐप से लेकर के बायजूस, वेदांतु, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स से डेटा चोरी हुआ है। यहां तक कि नीट की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों से जुड़ी जानकारी भी इन फ्रॉडस्टर्स के पास थी। दूसरा मामला इसके ठीक बैक टू बैक आता है दिल्ली का, जहां डी मार्ट और बिग बास्केट की फेक वेबसाइट बनाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। आए दिन कोई ना कोई एक नया स्कैम जो है वो हमारे सामने आकर खड़ा हो रहा है। और ऐसे में आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका डेटा कितना सुरक्षित है और इसे सुरक्षित रखने के लिए आप क्या करें। सरकार अभी तक एक पुख्ता साइबर सिक्योरिटी कानून नहीं ला पाई है। जिस तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़े, उस तरह से हमारा जो पुराना आईटी कानून है, इन्हें टैकल करने में कारगर है कि नहीं। आप क्या करें, कैसे ख्याल रखें कि आपका डेटा चोरी ना हो, और कैसे आपको पता चलेगा कि ये जो 67 करोड़ लोगों का डेटा इस तरह से चोरी हुआ, उसमें आपका डेटा है या नहीं है। इन सब पर आज बात करेंगे। मेरे साथ जुड़े साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और साइबर सिग्मा कंसल्टिंग सर्विसेज के सीईओ श्रवण झा। इनसे मैं बात करने वाली हूँ। श्रवण जी, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। लेकिन सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वो अपने सवाल लाइव हमसे कैसे अभी तुरंत पूछ सकते हैं। श्रवण जी से हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे और आप भी भेजिए अपने सवाल। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311211874। इस पर आप भेज सकते हैं अपने सवाल। ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, तमाम प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं। यूट्यूब, जो ये लाइव शो आप देख रहे हैं, उसके कमेंट बॉक्स में भी आप भेजिए अपने सवाल, हम तुरंत उसे शामिल करेंगे। साथ ही में ये ध्यान रहे, अपने सवाल को आप जितने डिटेल में लिखेंगे, हमारे एक्सपर्ट उसे और बेहतर तरीके से समझकर उसका सोल्यूशन आपको दे पाएंगे। तो अब चलिए, श्रवण झा जी का फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ। और श्रवण जी, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी, ये जो हैदराबाद में जो मामला सामने आया है, काफ़ी बड़ी सेंध थी। किस तरह ऐसे डेटा जो है वो चोरी हो जाता है और क्या किया जा सकता है। वो कंपनियां जिनके नाम अब सामने आ रहे हैं, क्या ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि जो कस्टमर अपना डेटा उनको दे रहे हैं, उनके सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनको सेफ रखे। बिल्कुल। कंपनियां अपनी सारी जिम्मेवारी ऑब्वियस है कि उससे भाग नहीं सकती है, क्योंकि कंपनी की अगर कोई डेटा लेता है तो कंपनी की जिम्मेवारी होता है उसको सिक्योर करके रखने के लिए। भारत सरकार ने बहुत सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो आईटी एक्ट एंड अभी न्यू आईटी एक्ट बिल पास होने वाली है, जो कि इंश्योर करती है कि जितनी भी आईटी कंपनी है वो यूजर का डेटा सिक्योर अपने यहाँ पे रखे। लेकिन वो डेटा नहीं है एक्चुअली, आप उसको डेटा नहीं बोल सकते, वो डेटा इज ए मनी एक्चुअली। आज आज के टाइम में जब हम डेटा की बात करते हैं तो वो एक वर्चुअल मनी है, जिसमें आईटी इंडस्ट्री एक हद तक बूम हो रही है। उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेटा को अपने यहाँ पे सिक्योर करके रखे। तो कंपनी और यूजर दोनों की जिम्मेवारी बनती है कि डेटा उसका सिक्योर हो। यूजर को भी एक अवेयरनेस होना चाहिए कि डेटा हम कहाँ शेयर कर रहे हैं, और कंपनी के पास अगर डेटा देना है तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेटा कैसे अपने यहाँ पे सिक्योर करते तो हैं। फिर जब इस तरह के साइबर फ्रॉड के मामले आते हैं तो उन कंपनियों को भी तो जिम्मेदार ठहराना चाहिए। उन पर भी तो उन्हें भी तो यहाँ पर लाकर उनकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। क्योंकि अगर जी मैं उनसे सर्विस ले रही हूँ, मैं उन्हें ट्रस्ट कर रही हूँ, मैं वहाँ पर लॉग इन कर रही हूँ, अपने डिटेल्स दे रही हूँ, ठीक है, मुझे अपने लेवल पर भी सावधानी बरतनी है। वो क्या बरतनी है हम आपसे बात करेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये बताइए, कंपनियां तो भी तो रिस्पॉन्सिबल हैं, इन्हें कौन खड़ा करेगा कटघरे में। इनसे भी तो सवाल पूछे जाने चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें 100% कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर डेटा उनके यहाँ पे कोई शेयर करता है तो वो डेटा कैसे सिक्योर रखा जाए, ये 100% कंपनी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना होती है। कहीं ये लोगों ने जो है ढील बरती है, तभी तो इतना बड़ा डेटा लीक हो जा रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ग्रे एरिया तो बिल्कुल है, जहाँ से कंपनी की डेटा बाहर जा रही है। और वो डेटा इंटेंशन वाइज हो या बिना जानबूझ के हम डेटा शेयर बाहर दे रहे हैं।
कंपनी के अंदर बिल्कुल ही कहीं ना कहीं ढील बरती जा रही है, ताकि वो डेटा को प्रॉपर वे में सिक्योर नहीं कर रही है। अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, उनको लगता है बिजनेस उनके लिए इम्पोर्टेंट है, यूजर का डेटा उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सो उनको कंपनी की बिजनेस के अलावा कंपनी को समझना होगा कि उनके यहाँ पे जो भी डेटा कोई यूजर देता है, तो उनकी जिम्मेवारी होती है कि वहाँ पे वो सिक्योर रखे। तो श्रवण जी, आजकल हम लोग सभी ऑनलाइन पेमेंट ही करने लगे हैं, अलग अलग प्रॉब्ली प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। साथ ही में बहुत सारे हमारे पास ऐप भी हमारे फ़ोन पर हैं। क्या ये दोनों ही एक बहुत बड़े चोर साबित हो सकते हैं हमारे फ़ोन से हमारी निजी जानकारी को चुराने में, और लेकिन इनके बिना ज़िंदगी भी नहीं चलती है? बिल्कुल, इनके बिना हम जिंदगी जी नहीं सकते आज के डेट में। और अब हमें कुछ भी पेमेंट करना होता है, चाहे हमें सब्जी लेनी होती है बाहर जाके, तो भी हमें क्यूआर स्कैन के थ्रू पेमेंट करना होता है। लेकिन जब भी हम पेमेंट कर रहे होते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। कंपनी की जिम्मेवारी बिल्कुल है, लेकिन अगर कंपनी के बीच में कोई एक फ्रॉड सिस्टम बैठा हुआ है, फ्रॉड एप्लीकेशन बैठा हुआ है, और हम उसको बिना जाने समझे हम उस पे काम कर रहे हैं, हम उसके थ्रू स्कैन कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जिम्मेवारी हमारी भी बनती तो है कि हमें हम क्या करना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेवारी ये है कि सबसे पहले हमें कोई ट्रस्टेड ऐप के थ्रू ही पेमेंट करना चाहिए। सेकंड, पासवर्ड हमें शेयर नहीं करना चाहिए किसी से। थर्ड, हमारा जो मोबाइल फ़ोन है, हमारा जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर है, उसको रेगुलर अपडेट करना चाहिए हमारे फ़ोन का। सबसे बड़ी चीज़ है, सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू हमें कोई भी अपनी पिन आईडी या कोई भी चीज़ हमें शेयर नहीं करनी चाहिए किसी के साथ। और जब भी हम स्कैन करें, तो सबसे पहले हम उसको वैलिडेट कर लें। मोबाइल में नॉर्मल कैमरा होता है, कैमरा के थ्रू उसको स्कैन करके हमें पता चल जाता है कि वो ऐप क्या है, क्या नहीं है, फ्रॉड है। तो हमें कुछ चीज़ों पे सावधानी बरतनी होगी आज के डेट में। डिजिटल पेमेंट के टाइम में हमें नहीं पता होता है कि वो पेमेंट हम कर रहे हैं, वो पेमेंट हम किसको कर रहे हैं, या वो हम पेमेंट जो कर रहे हैं वो कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर में जाके हमने स्कैनिंग तो नहीं कर लिया, वो हमारी डेटा तो चोरी नहीं कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ों के लिए सावधानी हमें भी बरतनी होगी। आपने एक शब्द यूज़ किया, सोशल इंजीनियरिंग। ज़रा ये समझाइए, ये किस तरह से डेटा हासिल करता है हम लोगों का? सोशल इंजीनियरिंग डेटा होता है, जैसे आप कहीं पे फैमिलियर हो जाते हैं, दुकान पे आप बता देते हैं कि पिन नंबर ये है, आप डाल लो। और अपने दोस्तों या किसी को आप अपना कार्ड दे देते हैं, या आप अपनी मोबाइल दे देते हैं कि ठीक है, इतना पेमेंट हो रहा है, आप ले लो, और पिन नंबर इतना है, आप पिन नंबर एंटर कर दो। तो हमें नहीं पता होता है कि वहाँ पे हम जिसके साथ डेटा शेयर कर रहे हैं वो किस इंटेंशन से है। हम ओके, वेरीफाई नहीं करते हैं, बस एक सोशल वे में हम उनको अपनी सारी चीज़ें दे देते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन, ये मैं समझ गई। लेकिन आपने कहा कि हमें अच्छे ऐप्स को ही डाउनलोड करना चाहिए, हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, हमें चेक करना चाहिए। लेकिन अभी हैदराबाद में जो मामला सामने आया है, उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं, ये जितनी एडटेक कंपनियां, उनके प्लेटफॉर्म सामने आ रहे हैं, जितनी कैब बुकिंग कंपनियां, इनके प्लेटफॉर्म सामने आ रहे हैं, और यहाँ से तो रोज़ाना जिनका कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, वो अगर वो उसको डाउनलोड करते हैं और उसमें अपनी डिटेल्स डाल रहे हैं, तो ये तो उनके साथ धोखा है सरासर, कि उनके डेटा को लेकर के नीट के छात्रों का डेटा है उनके पास, बताइए। बिल्कुल प्रियंका जी, अब रिसेंटली आप देखोगे जितने भी इस टाइप के केस आए हैं। सो अभी कुछ दिन पहले आरटीओ के डेटाबेस चोरी हो गई थी, आपको पता होगा। तो इन सब डेटाबेस चोरी होने का रीजन टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा रोल होता है। टेक्नोलॉजी, अगर कंपनी की टेक्नोलॉजी अपडेटेड नहीं होती, वर्नरेबिलिटीज होते हैं, सो उन वर्नरेबिलिटीज को हैकर्स क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करके डेटा चोरी कर लेते हैं। तो इसमें कंपनी की सारी जिम्मेवारी आती है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी प्रोसेस को प्रॉपर रूप से संचालित करें, ताकि उनके यहाँ पे इस टाइप की चोरी को कम किया जा सकता है। बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत है इन कंपनियों की। हम इनको अपनी जानकारी देते हैं, इनसे सुविधा लेते हैं,
नंबर्स दिखाएंगे। देखिए हमारे अब इतने लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, लेकिन आपका सिक्योरिटी सिस्टम कितना पुख्ता है इसका ये आलम है कि इतने सारे लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का इनफैक्ट जो है डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया इसमें। लेकिन श्रवण जी मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार के एंड पे भी बहुत ढील है, क्योंकि नए आईटी कानून का इंतजार करते करते मुझे ही लग रहा है मैं 3-4 साल से शो कर रही हूँ, और ये आपके जैसे तमाम एक्सपर्ट कहते रहते बस आने ही वाला है नया आईटी कानून। कहाँ है वो आईटी कानून? उसका इंतजार बहुत लंबा खिंच गया। सरकार अगर इसी तरह, आप चाहते हैं डिजिटल इंडिया बने, लेकिन डिजिटल सेफ्टी लोगों की वो एकदम ताक पर है। प्रियंका जी, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सरकार को अभी बहुत ही काम करना है। सरकार ने अभी एक फॉर्म भी किया है, सर्टिन करके, मैटी की एक डिपार्टमेंट, जिससे कि वो इन पैनल करती है जितनी भी वेंडर होते हैं वीएपीटी वर्नेबिलिटी असेसमेंट के लिए। आईटी एक्ट 2008 है, 19 अमेंडमेंट बिल वो उनके लिए चल रहा है अभी। तो अभी बहुत ही काम करना है गवर्नमेंट को। अभी जैसे हम हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है टेक्नोलॉजी वाइज, इतनी सारी चीजें नहीं आ रही है, इतनी आईटी कंपनी नहीं आ रही है, लोग नई नई टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं यहाँ पे। बट उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के पास भी एक उसी लेवल की तैयारी होनी चाहिए जो अभी नहीं है, वहाँ पे लैकिंग बिल्कुल। है। तो एक खिलवाड़ है ये हमारी जानकारी के साथ। आप डिजिटल इंडिया बनाएंगे, लेकिन सेफ्टी के लिए अगर कहते जाएगा कि यूजर को देखना चाहिए कि वो कहाँ इंफॉर्मेशन डाल रहा है, देन दिस इज रियली अनफेयर। चलिए अब मैं कुछ सवाल अपने दर्शकों को लेकर के आती हूँ। अमित सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा से। अमित जी नमस्ते, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार जी। जी मेरा सवाल ये है कि हम कहीं भी जगह आपकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है। मैं अपने टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़रा सा वॉल्यूम अगर बढ़ा सके। अमित जी की आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। जी अमित पूछिए। जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन पा रही हूँ, बताइए। जी तो मेरा सवाल ये था कि हम कहीं भी जाते हैं तो क्यूआर कोड स्कैन करके हम पेमेंट करते हैं, लेकिन इस तरीके से काफी सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं। तो हमें जब हम क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? ठीक है, थैंक यू सो मच अमित इस सवाल के लिए, बेहद ज़रूरी सवाल है। लेकिन एक बार फिर से अपनी टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम जब तक अगले कॉलर तक जाएं तब तक ये थोड़ा सा ये जो ऑडियो में इशू आ रहा है इसे देख लीजिएगा। अमित पूछ रहे थे कि क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। इनफैक्ट हम लोग तो आजकल नारियल पानी भी खरीदते हैं, फल सब्जी खरीदते हैं, सब जगह क्यूआर कोड स्कैन हो रहा है। इस तरह के पेमेंट में आप क्या सावधानी बरतने के लिए कहेंगे श्रवण जी? अमित जी, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। सो जब आप क्यूआर पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी। आपको सुनिश्चित करना होगा जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो वो विश्वसनीय ऐप हो। दूसरी, आपकी इंटरनेट कनेक्शन किसी पब्लिक वाईफाई से नहीं जुड़ा हो, सुरक्षित हो। आपका फोन अपडेटेड होना चाहिए। तो कुछ चीजें हैं जो आपको पेमेंट करने से पहले सुनिश्चित करना होगा, जैसे कि अमाउंट हो गया, कितना अमाउंट आप डाल रहे हो। आजकल यूपीआई इंटेंट का जमाना आ गया है कि आप जैसे ही एक मैसेज पे लिंक क्लिक करते हो वो डायरेक्ट यूपीआई का ऐप खोल के दे देती है, जिसको डीप लिंकिंग भी बोलते हैं हम। सो यूपीआई इंटेंट में क्या होता है, आपको अमाउंट को इंश्योर करना होता है कि उतना ही अमाउंट तो नहीं वहाँ पे ऐप पे जा रहा है। तीसरी चीज, आप जब मोबाइल यूज करते हो तो मोबाइल में पासवर्ड यूज किया करो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना चाहिए हमें। और जब मोबाइल की ऐप आप यूज करते हो तो ऐप में भी पासवर्ड होना चाहिए। तो हमें हर जगह सतर्क होने की जरूरत है। ओके, सो आप राइट अमाउंट आप डाल रहे हैं कि नहीं, आपके फ़ोन में जो है वो सिक्योर है कि नहीं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से। कई बार ऐसी खबरें हमने पढ़ी हैं श्रवण जी कि आपने कुछ क्यूआर कोड स्कैन किया, क्योंकि जैसे हम स्कैन करते हैं ऑटोमेटिकली अमाउंट लिखा हुआ आ जाता है। क्या इसके ज़रिए हमारे फ़ोन में मैलिशियस ऐप कुछ जो है वो जोड़े जा सकते हैं क्या? जी नहीं, ये एक टेक्नोलॉजी है, इसको यूपीआई इंटेंट बोलते हैं या डीप लिंकिंग बोलते हैं, जो कि आजकल सारे मर्चेंट यूज करते हैं। इसमें मैसेज के थ्रू आपको एक रिक्वेस्ट भेजा जाता है। जैसे ही आप क्लिक करते हो वो आपको ऐप पे जाके अमाउंट और नाम सब कुछ फिल करने की जरूरत नहीं होता। वो टाइम सेव करता है एक यूजर का, जिसके थ्रू यूजर्स डायरेक्ट पे ऑप्शन करता है और पिन नंबर डालता है और पेमेंट हो जाता है। तो वो एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि अभी मार्केट में सबके पास, सारे मर्चेंट के पास आ गई है। तो उसमें फ्रॉड होने की संभावना कम है, लेकिन सहायक जरूर है, क्योंकि वो लिंक आपको वैलिडेट करना जरूरी है कि वो लिंक सही जिसको हमें पे करना उसी का है कि नहीं। वो लिंक कहीं इस इन बिटवीन बीच में कहीं पे भी आ जाता है तो आप
किसी और मर्चेंट को पे करते हो जिसको देना ही नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता है, तो वो आपको इंश्योर करना है कि जब आप पेमेंट करते हो तो सत्यापन जरूर करें उस टाइम में कि जिसको हमें पेमेंट करना है उसी का लिंक है। चाहे आप उससे वैलिडेट करवा लें अपने अपने दुकानदार से कि आपका नाम यही है और ये इतना अमाउंट है। तो इस टाइप की चीजें हमें ही सावधानी बरतनी होगी। फ्रॉड की संभावना कम है लेकिन हो सकती है। ओके, चलिए, तो क्यूआर कोड स्कैन से कम होते हैं फ्रॉड, लेकिन हो सकता है। सो अलर्ट रहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर सरकार और कंपनियाँ कुछ ज़्यादा करती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। अमित, ख्याल रखिए जब आप ये पेमेंट कर रहे हो। राजीव पाल पुणे से जुड़ रहे हैं। हेलो राजीव, कैसे मदद करें, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैम, मेरा सवाल ये था कि मैं अक्सर न्यूज़ में सुनता हूँ कि मोबाइल पे कोई अनजान लिंक आया तो उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए, नहीं तो मोबाइल में जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है वो हैक हो सकता है। तो इस बात पे कितनी सच्चाई है ये मुझे जानना था। दूसरी की इसके पीछे तर्क क्या है, कैसे ये हैक हो सकता है अगर मैं लिंक पे क्लिक करूँ। और मुझे एक और चीज़ जानना है कि अगर मैं गलती से क्लिक कर दिया तो उसके बाद मुझे क्या एक्शन लेना है। राइट। सो राजीव ने बहुत ही ऐसा सवाल पूछा जिसके बारे में हम रोज़ाना न्यूज़पेपर में ऐड देखते हैं। सरकार हमें चेतावनी देती हुई नज़र आती है अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म से, और एक्सपर्ट से समझते हैं कि ये क्यों आपको चेतावनी दी जाती है। यहाँ राजीव ने जो सवाल पूछा है बहुत अच्छा सवाल है कि भाई क्यों ये चेतावनी दे रहे हैं, कैसे ये होता है अगर वो लिंक पर क्लिक कर दिया, और अगर कर दिया तो इसे रोका जा सकता है। 3 हिस्से हैं श्रवण जी। जी प्रियंका जी, जब आप लिंक पे क्लिक करते हो तो सबसे पहले हमें लिंक को समझना होगा ये ट्रस्टेड है या अनट्रस्टेड, लेजिटमेट है या नॉन लेजिटमेट है। सेकंड, लिंक पे क्लिक करने से पहले आपको उस लिंक की सत्यापित करना होगा कि लिंक कहाँ से आया हुआ है, राइट। अभी लिंक जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। अभी जोमेटो को पे करना होता है, जोमेटो में जो जोमेटो की आईडी वेबसाइट है वो वेबसाइट में 1-2 लेटर का चेंज हो जाता है और वहां से वो लोग लिंक भेज देते हैं और हमें उस नाम को पढ़ने में एक जैसा लगता है, हम पेमेंट कर देते हैं। कभी पेमेंट ऑप्शन आ जाते हैं कि आपकी बिजली बिल का लिंक ये खत्म हो गया, आपको पेमेंट करना है, कर जाएगा। तो इस टाइप के लिंक से हमेशा बचें, क्योंकि वो लिंक हमेशा आपको किसी फ्रॉड की तरफ लेके जाएगी। तो लिंक जब भी आए तो सबसे पहले सत्यापित करें उस लिंक को, आप उसके बारे में जानें समझें, और लिंक पे क्लिक करने से पहले आप देखें कि वो लिंक किस वेबसाइट पे लेके जा रही है, उस वेबसाइट का नाम क्या है, वहां पे आपके लिए किस टाइप के पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। तो वो सारी जिम्मेवारी सतर्क रहने पे ही आपकी पूरी हो सकती है। अदरवाइज वो लिंक पे क्लिक करोगे आप, एक जैसा लिंक लगेगा सिमिलर कंपनी जिसमें आपको पे करना है, लेकिन वो एक फ्रॉड लिंक होता है। ओके, आपने कहा कि आप जो है देखिए किस कंपनी को पेमेंट करना है, लेकिन अगर लिंक पर क्लिक करके ही देखेंगे किस कंपनी को पेमेंट करना है, तब तो हमने लिंक पर क्लिक कर दिया। मैम, लिंक पे क्लिक करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप पेमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं डालते हो, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई नंबर। तो सो पेमेंट अगर ऐसे अनजान लिंक पर आप क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पेमेंट करने के पहले उस सोर्स को ज़रूर समझिए कि क्या वो सही सोर्स है या नहीं है। वेबसाइट को आप जाकर के जो कंपनी है, जहाँ बैंक है, जहाँ आपको पेमेंट करना, वहाँ से क्रॉस चेक कीजिएगा। पानीपत से अभिषेक दुबे मेरे साथ है फोन लाइन पर। हेलो अभिषेक जी, क्या जानना नमस्ते चाहते हैं मैम। आप? जी मैम, मेरा सवाल ये है कि नेट से जो अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म पर हमारी कार्ड्स की डिटेल होती है, हाँ। तो अगर वहां से अगर हम सब डिलीट कर दें तो क्या कार्ड्स की डिटेल्स भी खत्म हो जाएंगी वहां से? ओके, सो कार्ड की डिटेल क्या खत्म हो जाएगी? श्रवण जी, आप जवाब दीजिए अभिषेक को। बिल्कुल आप सही हैं, कार्ड की डिटेल खत्म हो जाएगी, लेकिन ये सारा कंट्रोल कंपनी के अंदर आती है। कंपनी आपने डिलीट कर दिया, लेकिन कंपनी के अंदर उनका कंट्रोल होता है, वो डेटा का बैकअप भी होता है। तो इससे अच्छा है कि एज पर लॉ आपने डिलीट कर दिया, वो आपकी डेटा को सेव नहीं कर सकते अपने यहाँ पे। फिर भी आप उनके कस्टमर केयर पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मेरा डेटा वहाँ से डिलीट कर दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट टाइम में आपको पेमेंट करना हो तो आप पुनः उस पेमेंट ऑप्शन पे आप अपना दूसरा कार्ड या उसी कार्ड को एंटर करेंगे। सो कार्ड डिलीट करने के लिए कंपनी की प्रोसेस होती है, वहाँ से वो डेटा हटा देते हैं, वहाँ डेटा नहीं होती है, लेकिन ये सारा कंट्रोल कंपनी के अंदर होती है। ओके,
सो आप बिल्कुल अपने डेटा को डिलीट कर सकते हैं अभिषेक, और जब फिर अगली बार जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको फिर से कार्ड नंबर जो है वहाँ पर फीड करके पेमेंट करना होगा। लेकिन जब आप कार्ड के डिटेल्स को डिलीट करें तो ज़रूर कंपनी के कस्टमर केयर पर फ़ोन करके भी बताएं कि आप मेरे कार्ड की डिटेल्स को हटा लीजिए अपने प्लेटफॉर्म से, ये अच्छा रहेगा। रोशनी शर्मा ग्वालियर से जुड़ चुकी हैं। हेलो रोशनी जी, क्या जानना चाहती हैं आप? अच्छा, रोशनी से हमारी बातचीत जो है वो नहीं हो पा रही है, हमारा संपर्क टूट गया है। उनका सवाल ले लेते हैं। अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? इस पर लिखे कार्ड नंबर्स अगर गलत हाथों में भी चले जाएं तो OTP के बिना तो कोई ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होता है। तो आप बताइए कि अगर नंबर किसी के पास चला भी गया है तो भी फ्रॉड से तो नहीं होगा। रोशनी को क्या जवाब देंगे आप, श्रवण जी? प्रियंका जी, कार्ड नंबर अगर है हमारे पास और OTP नंबर नहीं है तो आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में देखोगे कि OTP नंबर नहीं मांगते वो लोग। ओके। आपकी पेमेंट, आपकी कार्ड नंबर हमेशा रिस्क पे रहेगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी के साथ शेयर नहीं करें हम। शेयर करने के अलावा हम पिन नंबर किसी के सामने नहीं डालें। कार्ड का डिटेल कहीं पे भी हम लिख के किसी को नहीं दें, या कार्ड का डिटेल जैसे कि कॉल सेंटर से आता है कि आप मेरे भी आप पे पेमेंट कर दीजिए, या मतलब आप अपना कार्ड नंबर बताइए। फ्रॉड तो किसी भी सिनेरियो में हमें कार्ड डिटेल शेयर नहीं करना है किसी के साथ। पिन नंबर बिल्कुल ही शेयर नहीं करना है, CVV नंबर भी शेयर नहीं करना है। पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें बिना OTP के भी पेमेंट किया जा सकता है अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है। तो हमेशा कोशिश करें आप अपनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का लिमिट हमेशा कंट्रोल में रखें। उनमें सेटिंग होता है, उनके बैंक के द्वारा दिया गया एक एप्लीकेशन होता है जिसमें आप सेटिंग कर सकते हो कि आपकी लिमिट कितनी रखनी है, कितनी बढ़ानी है, वो हमेशा कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड में कभी भी आप डिटेल कोई भी आपसे फ़ोन पे नहीं मांगता है, आपके भी आप पे CVV नहीं मांगता है। तो हमेशा इन चीज़ों से बचें। बैंक भी आपसे कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगता है विदाउट मतलब रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और वो मांग भी नहीं सकती है। आपको अक्सर आता होगा मैसेज कि बैंक कभी भी आपसे कार्ड डिटेल या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं मांगती अपनी है। कार्ड की डिटेल्स नहीं शेयर करनी है, और आप ज़्यादा आश्वस्त नहीं रहिए कि OTP तो आएगा ही। जैसा कि अभी श्रवण जी ने बताया, कई इंटरनेशनल पेमेंट में OTP की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके कार्ड के डिटेल्स उनके पास है तो ये ट्रांजैक्शन हो सकता है, इसलिए बी केयरफुल। अपने कार्ड में लिमिट लगाने का आइडिया जो श्रवण जी ने दिया वो अच्छा है कि इससे ज़्यादा की पेमेंट होगी नहीं, एक लिमिट उसमें आप अगर फिक्स कर दें तो वो अच्छा रहेगा। ओके, एक लाइव सवाल जो हमारे इस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आया है वो लेते हैं। मंजिश कुमार सिंह का पूछ रहे हैं कि हमें काफ़ी मैसेज आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि 100% आपको प्रॉफिट मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक भी भेजा जा रहा है। इसे कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि जाहिर तौर पर सिंह साहब आप समझ रहे हैं कि 100% गारंटी कहीं नहीं होती। ये अच्छी बात है कि आप समझ रहे हैं कि ऐसा कोई होता ही नहीं है कि आपको 100% प्रॉफिट मिले और उसकी गारंटी भी कोई दे। तो ये गलत मैसेज है, फ्रॉड मैसेज है। आप इसके बारे में पूछ रहे हैं, ये अच्छी बात है, इसमें क्लिक नहीं कीजिएगा। आप बता सकते हैं क्या श्रवण, इसको रोकने का कुछ तरीका है क्या इनके पास? मैम, इसका एक ही तरीका है अवॉइड करने का। क्योंकि आपके पास जो मैसेज होता है वो मैसेज आपके पास किसी सोशल नेटवर्क के थ्रू आता है। आपका डेटा, आपका नंबर आपने हर जगह शेयर किया होता है। आपको नहीं पता कि किसने डेटा आपका किसके साथ शेयर किया हुआ है। तो अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ है। इसको हम फिशिंग अटैक बोलते हैं। आपको फंसाया जाता है और उन लालच के चक्कर में हम क्या करते हैं, अपनी डेटा दे देते हैं उनको, अपने सिस्टम, अपने मोबाइल का एक्सेस दे देते हैं ताकि वो अपनी सारी चीज़ें अब वहाँ से बैठे हमारे सिस्टम में कर पाए। तो जब भी इस टाइप की चीज़ें आती है हमें हमेशा बचना चाहिए इनसे। कोई भी स्कीम, कोई भी लालच पे हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो सच है तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, आप बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, सत्यापन करें उसका, क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है, बैंक हमें सच में इतने % पे लोन दे रही है, क्या हमें ये क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि चाइनीज़ लोन का बहुत सारा हमने काफ़ी अपने मित्र से सुना है कि चाइनीज़ लोन इंस्टेंट मनी आ जाता है उनके अकाउंट में, बट उसके बाद तो उनकी
उनकी जो सारी चीजें वो परेशान हो जाते हैं उनको राइट तो इतनी बिल्कुल आपको इनसे इग्नोर करना चाहिए, इन नंबर्स को ब्लॉक कर दीजिए। जब भी कोई ऐसा वादा किया जाए जो आपको लगे कि भाई इतना बढ़िया वादा कोई कर रहा है तो उनसे दूरी रखें, ये ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच श्रवण जी, आज आपने वक्त निकाला Money9 के लिए। हमें आपने अवेयर किया कि कैसे हमें अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना है जब हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, QR कोड स्कैन कर रहे हैं। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। इसी के साथ हेलो Money9 में आज के लिए इतना ही। एक रिमाइंडर कि आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और आप ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के ज़रिए भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर 9311211874 पर भेजें अपने सवाल को जितने अच्छे से डिटेल में लिख कर भेजेंगे उतने अच्छे से हमारे एक्सपर्ट उस सवाल को समझकर आपको जवाब दे पाएंगे। तो हेलो Money9 में आज के लिए इतना ही। मैं आपसे ले रही हूँ इजाज़त। सोमवार से शुक्रवार दिन में 2 से 3 बजे हेलो Money9 जुड़ता है लाइव। इसमें अगर आप किसी और टॉपिक पर भी हमारे एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं, उनसे सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए अपने सुझाव। अब मुलाकात तो सोमवार को होगी जब होंगे मेरे सहयोगी विपुल सिंह आपके साथ हेलो Money9 में और स्टॉक्स से जुड़े सवालों के जवाब दे रहे होंगे विपुल और उनके एक्सपर्ट। तो जुड़िए हेलो Money9 में सोमवार को। मेरी तरफ से इतना ही। बाय बाय।